हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो ये है हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, तो इसमें आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशनशिप टू द एनवायरनमेंट। तो किसने कहा था? ये कहा था, मैंने आपको कराया है। ये जो मेरी थ्योरी वाली सीरीज में मैंने बताया था, किसने बोली थी ये डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट? वुडवर्थ ने बोली थी। किसने बोली थी? वुडवर्थ ने बोली थी। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज चाइल्ड बिगन टू एक्वायर वोकेबलरी। तो किस स्टेज में करता है वोकेबलरी एक्वायर? देखो, प्री ऑपरेशनल स्टेज में करता है। जो सेंसरी स्टेज होती है इसमें सेंसी से सीखता है, जैसे हाथ, नाक, मुंह। तो सेंसरी मोटर स्टेज में सेंसी से सीखता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या है, वोकेबलरी एक्वायर कर लेता है, करना शुरू कर देता है। और कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज होती है, इसमें क्या है, कंक्रीट चीज़ें, जो सामने चीज़ें होती है, मूर्त चीज़ों पर क्या है, लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज क्या होती है, इस स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना भी स्टार्ट कर देता है। और ये सबसे लास्ट स्टेज होती है। 4 स्टेज होती है पियाजे की, और ये चारों स्टेज ये है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, अ चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो कोहलबर्ग के अनुसार चाइल्ड कितने स्टेजेस जाता है? देखो, कोहलबर्ग की जो है, इनकी 6 स्टेजेस और 3 लेवल है। 3 लेवल और 6 स्टेजेस है। हर लेवल पर, एक लेवल पर 2 स्टेजेस है। तो इसका आंसर होगा 6। कोहल ब्लॉक डिजाइन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ, कैसा टाइप ऑफ टेस्ट है? देखो, ये टाइप ऑफ टेस्ट होता है। एक होते हैं इंडिविजुअल टेस्ट, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है, ग्रुप टेस्ट, ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट। तो ये 4 टाइप के टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे टेस्ट आते हैं। जिसने बनाए हैं, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका। तो ये भी मैं आपको कराऊंगा। तो ये वाला टेस्ट था जो कोहल ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ये है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। इसका आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग SR थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट reinforcement। तो विच ऑफ द फॉलोइंग SR थ्योरी, SR मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ठीक है, स्टिमुलस दिया और उसने रिस्पॉन्स किया। तो SR थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट, जो विदाउट रीइंफोर्समेंट कौन सी थ्योरी थी? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। देखो, थॉर्नडिक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी, स्किनर ऑपरेटर कंडीशनिंग थ्योरी, हल रीइंफोर्समेंट थ्योरी, पैब्लो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पैब्लो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। हु प्रोपाउंडेड मल्टीफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। किसने की थी? थॉर्नडाइक ने की थी। थॉर्नडाइक ने दी थी मल्टीफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी दोस्तों। अच्छा, एन आर्किटेक्ट इज फाउंड टू एक्सबीट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी। एक वास्तुकार में निम्नलिखित से किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? देखो, जो एक वास्तुकार है, आर्किटेक्ट है, उसमें कौन सी पाई जाती है? स्पेशल इंटेलिजेंसी। कौन सी पाई जाती है दोस्तों? स्पेशल इंटेलिजेंसी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि अब आर्किटेक्ट है, उसको स्पेस का ज्ञान होना चाहिए कि कितने घर में कितना स्पेस आपको सीढ़ियों को चाहिए, कितना रूम को चाहिए, कितना यहाँ पे अलमारी बनानी है तो उसके लिए चाहिए। तो एक स्पेशल जो स्पेस की स्थानीय बौद्धिक गुण होता है, उसमें कौन सा होता है? स्पेशल इंटेलिजेंसी होती है स्पेस की, कितना स्पेस किस जगह चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी। जो लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंसी होती है, साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन में होती है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी होती है, जो कवि होता है, ठीक है। विच प्रोपाउंड मल्टीफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी? थॉर्नडाइक, मैंने बता दिया। हु प्रोपाउंडेड सोशल लर्निंग थ्योरी। किसने दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी? याद रख लीजिए, इसे एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। किसने दी थी? एल्बर्ट बंडूरा ने। विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एस्पेक्ट्स साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कौन सोचता है कि कौन बोलता है कि साइंस किसकी है? कॉन्शियसनेस है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कौन बोलता है? ये है स्ट्रक्चरलिज्म। जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले होते हैं, जो संरचनावादी होते हैं, वो बोलते हैं कि चेतना, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। कौन? स्ट्रक्चरलिज्म वाले। A student always get 2 toffee after writing 10 correct line. It is the example of, देखो, continuous reinforcement, partial reinforcement, mixed interval reinforcement, mixed रेशो reinforcement। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मिक्स्ड रेशो reinforcement, क्योंकि जो उसका रेशो है, ठीक है, वो क्या है? फिक्स्ड रेशो reinforcement। उसका जो रेशो है वो फिक्स्ड है कि 10 करेक्ट लाइन लिखने के बाद उसको 2 टॉफ़ी मिलेगी। तो रेशो फिक्स है कि 10 के बाद 2 टॉफ़ी, 20 के बाद 4 टॉफ़ी, ठीक है। तो 20 का 4 टॉफ़ी। तो रेशो फिक्स है कि कितने उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगी, कितने काम करने के बाद। मिक्स्ड इंटरवल का मतलब होता है, फिक्स्ड इंटरवल का मतलब होता है
कि फिक्स्ड है उसका इंटरवल, कि जैसे 10 मिनट बाद उसको 2 टॉफ़ी मिलेगी, हर 10 मिनट बाद उसको 2 टॉफ़ी मिलेगी, तो ये होता है फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट। Who conclude that language and social culture environment play a virtual role in cognitive development of child। तो देखो ये थ्योरी किसकी थी, वाइगोस्की की थ्योरी थी, सोशल कल्चरल एंड लैंग्वेज। ठीक है, सोशल कल्चरल एंड लैंग्वेज जो है वो कौन करता है बात, सोशल लैंग्वेज एंड कल्चर की बात करते हैं वाइगोस्की। इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, जीपीडी, स्कैफोल्डिंग और मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, जीपीटी का मतलब था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, की बच्चा कितनी तरक्की कर सकता है। स्कैफोल्डिंग थी एक हेल्प, जो बच्चे को तरक्की उस डेवलपमेंट तक ले जाने में हेल्प करता है। और मोर नॉलेजेबल अदर वो पर्सन था जो स्कैफोल्डिंग देता है उसे। तो इसकी थ्योरी जब कराएंगे तब आपको ज़्यादा पता लगेगा। अभी आप ध्यान रख लीजिए कि जहाँ भी सोशल कल्चर और एनवायरमेंट तीनों साथ में आएगा वहाँ वाइगोस्की ही आंसर होगा। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ नेचुरल प्रोसेस, ह्यूमन डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड बाय मेच्योरिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव। तो देखो ह्यूमन डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता है मेच्योरिटी में, तो वूम टू टूम जाता है, मृत्यु से जन्म से मृत्यु तक जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, ह्यूमन डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द नेचुरल प्रोसेस, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल है विदाउट ग्रोथ का। देखो दोस्तों जिसमें आंसर की में इसका आंसर दिया है ऑप्शन बी। ठीक है, तो यही इसका ऑफिशियल आंसर है, तो आपको इसको ही लेके चलना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। तो इसमें से कौन सा फैक्टर जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस नहीं करता, सोशल इमोशनल क्लाइमेट इन द इंस्टीट्यूशन, प्रोविजन ऑफ फीडबैक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैसिलिटी, एस्पिरेशन लेवल ऑफ लर्नर। तो देखो दोस्तों जो इन्फ्लुएंस नहीं करता वो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। सोशल इमोशनल क्लाइमेट, अगर आपके बच्चे का बात सोशल इमोशनल क्लाइमेट अच्छा नहीं है तो उसको इसकी फैक्टर लर्निंग में इन्फ्लुएंस करेगा। अगर उसका फीडबैक में ऊपर नीचे है तो भी उसको प्रभावित करेगा। बच्चे की सीखने की कितनी इच्छा है वो भी प्रभावित करता है। ट्रांसपोर्टेशन और फैसिलिटी इन सबसे कम प्रभावित करता है, करता तो है परंतु कम। when the conscious mind of a person is focused on some object activity it is called। तो अगर आपका कॉन्शियस माइंड जो प्रेजेंट माइंड है अगर वो किस चीज़ पे फोकस है तो उसको क्या बोलते हैं, अटेंशन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, अटेंशन। Unusual repetitive behavior and or a tendency to engage in a restricted range of activity are the symptoms of। तो unusual repetitive behavior और tendency to engage in a restricted range of activity are the symptom of autism। स्वलीनता कि खुद में ही समाये रहना, मतलब खुद के अंदर रहना। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटिज्म बोलते हैं। रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ एक्टिविटी करना, मतलब कुछ थोड़ी सी हरकतें कर सकते हो आप, रिस्ट्रिक्टेड रेंज में रहना, तो उसको बोलते हैं ऑटिज्म। ये ध्यान रखना। हियरिंग डिसऑर्डर और स्पीच डिसऑर्डर आपको पता है, मेंटल रिटार्डेशन भी आपको पता है क्या होता है। इफ़ अ चाइल्ड मिसबिहेव इन अ क्लास टाइम एंड अगेन द चिल्ड्रन शुड। अगर यदि बच्चा कक्षा में बार बार दुर्व्यवहार करता है तो शिक्षक को चाहिए कि उसे इग्नोर करे, उसे पनिश करे, उसे क्रिटिसाइज करे, उसे काउंसिल करे। तो अगर बच्चा देखो बार बार मिसबिहेव करता है तो इग्नोर तो करना ही नहीं है, पनिश भी नहीं करना है, क्रिटिसाइज भी नहीं करना है, काउंसिल करना है, उसे परामर्श दे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ चाइल्ड डेलिकेंसी। तो इसमें से कौन सा नहीं है कारण बच्चे के बाल अपराध का। बैलेंस लेवल ऑफ एस्पिरेशन, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, निगलेक्टेड बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स। देखो निगलेक्टेड बिहेवियर पेरेंट्स तो है, अगर आप बच्चा बाल अपराध करता है तो इसका कारण ये है, हो सकता है। नॉन फुलमेंट ऑफ नीड्स की आपकी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही बच्चे की, ये भी कारण हो सकता है बाल अपराध का। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी बाल अपराध का कारण हो सकता है। बैलेंस लेवल ऑफ एस्पिरेशन नहीं हो सकता। आकांक्षाओं का संतुलित स्तर, अगर स्तर संतुलित है तो ये नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन इज करेक्ट। मोटिवेशन इज इंटरनल ओनली, मोटिवेशन इज एक्सटर्नल ओनली, मोटिवेशन इज इंक्लूडेड एज अ रिजल्ट ऑफ सम नीड्स, मोटिवेशन इज नॉट यूजफुल फॉर लर्निंग। देखो करेक्ट स्टेटमेंट बोलिए। तो मोटिवेशन क्या है, इंटरनल। मोटिवेशन सिर्फ इंटरनल नहीं होती, मोटिवेशन एक्सटर्नल भी होती है, तो ये दोनों तो गलत है। मोटिवेशन इज इंक्लूडेड एज अ रिजल्ट ऑफ सम नीड। देखो मोटिवेशन आपको तभी आती है जब आपको कोई नीड हो। जैसे कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको नीड है पैसा कमाना, अपने फैमिली को बैलेंस करना, अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी करना।
तो एक नीड होती है तभी मोटिवेशन आती है, तो ये वाला सही है। मोटिवेशन इज़ नॉट यूजफुल फॉर लर्निंग, मोटिवेशन लर्निंग के लिए भी यूजफुल है, ये गलत है। तो ये 3 गलत है, यही सही है। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज पॉसिबल व्हेन द टास्क आर सिमिलर, द टास्क आर contrary, the task are activity based, all of the above। अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण तब संभव है जब कार्य समान है, कार्य विपरीत है, कार्य क्रिया आधारित है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर आपके पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तब होगा जब टास्क क्या है, सिमिलर है। प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट टू स्टूडेंट विल, छात्रों को परिणामों का ज्ञान प्रदान करना। डिस्करेज लर्निंग, प्रमोट लर्निंग, स्टॉप लर्निंग, डाइवर्ट लर्निंग। तो क्या है इनमें से? अधिगम को हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना मतलब उनको डिमोटिवेट करना, अधिगम को बढ़ावा देना, अधिगम को रोक देगा, अधिगम को विकेंद्रीकरण कर देगा। तो देखो बच्चे को रिजल्ट बताने का मकसद यही होता है कि उनकी लर्निंग प्रमोट हो, वो अपनी गलतियों से सीखे। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, देखो ये मैंने कराया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैंने थ्योरी वाले पोर्शन में कराया है। डैश इज नॉट एन एलिमेंट, और जिनको नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देख लीजिएगा। डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, कौन सा क्रिएटिविटी का एलिमेंट नहीं है? फ्लुएंसी, देखो फ्लुएंसी तो क्रिएटिविटी का एलिमेंट है। प्रवाह, थॉट्स का प्रवाह आपके दिमाग में आना चाहिए, क्रिएटिविटी यही मांगती है सबसे पहले। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप फ्लेक्सिबल है तो आप क्रिएटिव हो सकते हैं, जितने आप फ्लेक्सिबल होंगे उतनी आपकी सोच का दायरा बड़ा हो सकता है। ओरिजिनलिटी तो है ही, क्रिएट करना हो तो क्रिएटिविटी होता है कुछ क्रिएट करना, कुछ नया क्रिएट करना, तो ये तीनों तो है। मेमोरी इसका एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एन एलिमेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज, सीखने का अनिवार्य पहलू है। इमिटेशन, इमोशन, मोटिवेशन, स्ट्रेस। देखो सीखने के लिए सबसे जरूरी है मोटिवेशन, अगर आपको मोटिवेशन नहीं है तो आप सीख नहीं सकते। अगर आपकी क्या है, आपको क्या है, अंदर से ही इच्छा नहीं है या आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं है तो आप कभी भी सीख नहीं सकते। मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ अ स्टूडेंट आर 8 and 8 रिस्पेक्टिवली, देन हिज IQ विल बी, तो उसका IQ क्या होगा? जब आपकी क्रोनोलॉजी एज और मेंटल एज दोनों बराबर है तो आपका जो IQ है वो एवरेज लेवल का होगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, कौन सा फंक्शन नहीं है एजुकेशन साइकोलॉजी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, इनमें से एजुकेशन साइकोलॉजी का फंक्शन क्या नहीं है? To assist in curriculum development, to analyze the relationship of person with other member of the society, to help identify suitable method of teaching। तो जो निम्न में से कौन सा शैक्षिक एवं विज्ञान का कार्य नहीं है? तो प्रोवाइड नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, टू असिस्ट इन करिकुलम, टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन विद अदर मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, टू हेल्प आइडेंटिफाई सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग। तो दोस्तों जो काम नहीं है वो है एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन विद अदर मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, ये काम नहीं, बाकी सारे काम है। In some cases, children show less mental ability as compared to their parent and vice versa. This result of heredity is known as, तो देखो मैंने आपको कराया है, ये है लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस होती है कि लॉ ऑफ सिमिलैरिटी भी बोलते हैं इसे, कि सिमिलर होना, आपके पेरेंट्स और आपके गुण सिमिलर होना। लॉ ऑफ वेरिएशन होता है कि आपके और आपके पेरेंट्स के गुण क्या है, वेरी करना, अलग अलग होना। और लॉ ऑफ रेग्रेशन होता है कि आप अपने पेरेंट्स के गुण लेते तो है परंतु उस मात्रा में नहीं लेते जिस मात्रा में आपके पेरेंट्स होते हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन क्या है, अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा एक्टर है, अभिषेक बच्चन भी अच्छा एक्टर है परंतु उस बराबर नहीं है जैसे उसके पिता है। तो उसने गुण तो अपने पिता से लिए परंतु उस लेवल पे नहीं लिए, तो होता है लॉ ऑफ रिग्रेशन। तो इसका आंसर होगा लॉ ऑफ रिग्रेशन। इसकी वीडियो जाके देख लीजिएगा, हेरिडिटी वाला चैप्टर मैंने कराया है आपको। मोटिवेशन बिहेवियर इज डायरेक्टेड टू वर्ड, मोटिवेशन बिहेवियर इज डायरेक्टेड टू वर्ड, किसके? गोल्स के। मोटिवेशन किसके डायरेक्टेड होती है? अभिप्रेरणा व्यवहार डैश केंद्रित होती है, लक्ष्य केंद्रित होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ माइंड, तो सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार कौन सा लेवल ऑफ माइंड नहीं था इसमें? कॉन्शियस था, अनकॉन्शियस था, प्री कॉन्शियस था, सुपर कॉन्शियस नहीं था, डी। इसका आंसर होगा डी, ये 3 थे। डिस्ग्राफिया इज द, डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड होता है दोस्तों? डिस्ग्राफिया होता है राइटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड, तो इसका होगा सी। विच ऑफ हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, किसने किया था? एल थ्रस्टन ने,
E.L. थॉर्नडाइक ने, G.P. गिलफर्ड ने। तो इसका आंसर है L.L. थर्स्टन ने। इसका आंसर है ए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएं, ठीक है। अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, टाटा।